दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना से जुड़े कई उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि हीरे का चमकना। हीरा हमको चमकते हुए नजर आता है, लेकिन जब हीरे को साधारण तौर पे हम देखें, जब वो कोयले की खान से हमको प्राप्त होता है, तो एक सिंपल कांच का टुकड़ा जैसे नजर आता है जो बिल्कुल चमकता नहीं है। हीरा चमकता कब है? जब उसको बहुत तराशा जाता है, मतलब उसको काट काट के उसकी कई सतह बनाए जाते हैं, उसके कई फलक बना दिए जाते हैं। और वो फलक इस प्रकार होते हैं कि जब प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करती है तो अपतन कोण का मान उसकी क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। और जब अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो वहां पर होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। यानी कि जो प्रकाश किरण हीरे के अंदर प्रवेश कर चुकी है वो उसके अंदर कई फलकों से बार बार टकराती रहेगी, और जिस फलक पर प्रकाश की किरण का अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा तभी वो बाहर निकल पाएगी और हमारी आंखों में प्रवेश करेगी, और तब तक हमको हीरा बड़ा ही चमकता हुआ नजर आता है। वैसे हीरे और वायु के माध्यम के पेयर के लिए अपवर्तनांक 2.42 होता है, और हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसके लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम होता है, लगभग 24.41 डिग्री का। क्रांतिक कोण का मान कम होता है, इस परिस्थिति में अपतन कोण का मान आसानी से अधिक प्राप्त हो सकता है, और यही कारण है कि हीरा चमकदार हमको नजर आता है। वैसे ही यदि किसी बीकर के अंदर हम पानी रखें और उसके अंदर बुलबुला देखें हवा का, तो वो भी चमकदार नजर आता है। यहाँ पर हमने पेयर लिया है पानी और वायु। पानी सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण पानी से उस वायु के बुलबुले में टकराती है, जल और वायु के बुलबुले के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 48.75 डिग्री होता है। जो किरणें पानी के अंदर वायु के बुलबुले में इससे ज्यादा कोण पर आपतित होती है वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है और हमारी आंखों पर पड़ती है, तो वो हिस्सा, वो सतह बुलबुले का हमको चमकदार नजर आता है। वैसे ही यदि हम बीकर के अंदर, जिसमें कि पानी भरा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब डाल दें, उस टेस्ट ट्यूब में भी हमने अगर आधा पानी लिया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब को यदि हम तिरछा करें तो यहाँ पर भी वही पेयर है माध्यम का, जल और टेस्ट ट्यूब के अंदर की वायु। तो जब जल से प्रकाश की किरण उस खाली टेस्ट ट्यूब के हिस्से पर पड़ेगी तो वहाँ पर यदि उन किरणों के लिए अपतन कोण का मान 48.75 डिग्री से अधिक होगा तो वहाँ पर भी प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएंगी और वो हिस्सा टेस्ट ट्यूब का बिल्कुल चमकदार नजर आएगा। ऐसे ही यदि कोई गेंद को हम काजल से पोत दें और उसके बाद उसको पानी में डुबा दें, जब काजल से पोतेंगे तो गेंद बिल्कुल काली नजर आएगी, लेकिन जैसे ही उसको हम पानी में डुबा देते हैं तो काजल पोती हुई गेंद चांदी की तरह चमकने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही है। जब हम गेंद को काजल से पोत देते हैं तो वहां पर गेंद और काजल के बीच में आ जाती है वायु। वायु विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण उस पानी से प्रवेश करती हुई इस काजल पुती हुई गेंद में पड़ेगी तो वो दूसरा पेयर, दूसरा माध्यम हमको मिलेगा वायु। और यहाँ पर भी जब प्रकाश की किरण 48.75 डिग्री से अधिक अपतन कोण में पड़ेगी तो वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस मुड़ जाएगी। यहाँ पर होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना और वो काजल पुती हुई गेंद ऐसा प्रतीत करेगी जैसे कि वहां पर कोई चमकदार सतह हो, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल चांदी की गेंद हो, क्योंकि वहां से आने वाली प्रकाश लौट चुकी है। और हम देखते हैं कि आईने में भी ऐसा ही होता है, जो लौटी हुई किरण रहती है जिस सतह से, वहां वो सतह बिल्कुल हमको चमकदार चमकीली नजर आती है, जैसे कि वहां पर चांदी रखा हो। इसी प्रकार यदि किसी ग्लास में हमने एक सिक्का डाला, वो सिक्का हमको ग्लास में नजर आता है। हम ये भी जानते हैं कि इस पानी से भरे हुए ग्लास में जो सिक्का है थोड़ा सा ऊपर की ओर हमको नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन जब हम ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तिरछा कर दें,
इस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि जो दो माध्यम का पेयर है वो है जल और वायु। अब जो किरणें इस सिक्के से पानी के अंदर 48.75 डिग्री से अधिक कोण में आएगी, वो जल से बाहर नहीं निकल पाएगी, बल्कि वो मुड़ जाएगी जल के अंदर और हमारी आंखों पर प्रवेश करेगी। और हमको सिक्के का पोजीशन ऐसे नजर आएगा कि जैसे कि वो हवा में लटक रहा हो। यहाँ हमको सिक्का हवा में लटकता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। सिक्का ही नहीं, एक जहाज भी हमको ऊपर लटका हुआ नजर आता है और ये घटना कहलाती है मरीचिका। और ये घटना होती है ठंडे प्रदेशों में, जहाँ बहुत ठंड रहती है समुद्र के किनारे। वहाँ हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे की जो हवा है वो सघन हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ें तो वायु की परत विरल होती जाती है। मान लीजिए कोई चट्टान है जिसके इस पार एक जहाज हो और जिसके दूसरी ओर एक व्यक्ति खड़ा हो। चट्टान के कारण हम ये सोचेंगे कि व्यक्ति जहाज को नहीं देख पाएगा, लेकिन यहाँ पर होता है एक मैजिक, या बोल सकते हैं प्रकाश की एक घटना। जो प्रकाश किरणें इस जहाज से आगे की ओर बढ़ रही हैं, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश कर रही हैं। और जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगी तो ये अभिलंब से दूर झुकती जाएंगी। दूर झुकते झुकते एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। उस कंडीशन में प्रकाश की किरण बिल्कुल परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में, यानी कि सघन वायु की परतों में वापस आ जाएंगी, जहां पर उस व्यक्ति की आंखें होंगी। अब इस व्यक्ति को कैसा प्रतीत होगा कि ये किरणें किसी अन्य जगह से आ रही हैं, मतलब ये जहाज का प्रतिबिंब इस व्यक्ति को ऊपर की ओर नजर आएगा। ये कुल मिला के हम कहें तो ये जहाज उस व्यक्ति को हवा में उल्टा लटका हुआ नजर आता है। और ये जादू है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसी प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमको रेगिस्तान में भी देखने को मिलती है, जिसे हम मरीचिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम मिराज इफेक्ट कहते हैं। दूर से प्यासे व्यक्ति को रेगिस्तान में पानी नजर आता है। एक्चुअली उसे पानी नजर नहीं आता, उसे पौधों का या पेड़ का एक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है उस रेगिस्तान में। तो वो व्यक्ति यह अंदाजा लगाता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब क्यों बना होगा। शायद उस पेड़ के नीचे पानी होगा, क्योंकि जहाँ पेड़ है हम अंदाजा लगाते हैं शायद वहाँ पानी भी हो सकता है। और उसका प्रतिबिंब यदि उल्टा नजर आता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कंफर्म हो जाता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब उस पेड़ के नीचे मौजूद पानी के कारण ही है। और ये उल्टा प्रतिबिंब क्यों नजर आता है? रेगिस्तान में बहुत अधिक तापमान होने के कारण नीचे की हवा जो कि पृथ्वी की सतह से कांटेक्ट में है वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसके कारण नीचे की जो वायु की परत है उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी कि वो वायु की परतें विरल हो जाती है और ऊपर की वायु की परतें सघन हो जाती है। अब पेड़ से जो प्रकाश किरण आ रही है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो धीरे 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 अभिलंब से दूर झुकते जाएंगे और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। उस कंडीशन में होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उस व्यक्ति के आंखों में पहुंच जाएंगी। अब इस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये किरणें इस पेड़ से नहीं बल्कि इस जगह से आ रही थी और उसको उस पेड़ का प्रतिबिंब जस्ट इस पेड़ के नीचे उल्टा नजर आएगा और वो ये अंदाजा लगा लेगा कि वहां पर जरूर कोई तालाब या पानी है जहां पर पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा उसे नजर आ रहा है। जब ये व्यक्ति दौड़ते हुए पास आएगा पानी की तलाश में, जो प्रकाश की मुड़ी हुई किरण थी वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी और यहाँ पर उसका भ्रम टूट जाएगा और वहां पर केवल एक पेड़ ही नजर आता है। तो ये मात्र एक दृष्टि भ्रम है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से जुड़ा हुआ है। रेगिस्तान और ठंडे प्रदेश का अनुभव तो आप में से बहुत कम ही लोगों ने किया होगा, क्योंकि हम रेगिस्तान और ठंडे प्रदेश तो गए नहीं हैं। लेकिन हम गर्मी के दिनों में इस मरीचिका का अनुभव सड़क पर जरूर करते हैं,
जब गर्मी के दिनों में बस या कार से हम यात्रा करते हैं और दूर सड़क में देखते हैं तो वो सड़क हमको चमकीली नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क में पूरा जल बिखरा हो, पूरा पानी बिखरा हो, और जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई पानी नहीं होता। फिर हम दूर से देखते हैं तो फिर दूर की सड़क हमको चमकती हुई नजर आती है, और जब हम फिर पास उसके पहुंचते हैं तो वहां पर कोई पानी नहीं होता। ये भी मरीचिका का ही कारण है। हमको कहीं दूर से आसमान की परछाई उस सड़क पर नजर आती है और हमको ऐसा लगता है वहां पे नीला नीला जल हो, पर वास्तव में वो जल नहीं होता, बल्कि वो मरीचिका है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना का उदाहरण है। इसी प्रकार जो मछली होती है पानी के अंदर, उसका भी दृष्टि क्षेत्र लिमिटेड होता है। वो भी एक निश्चित कोण के शंकु के अंदर ही देख पाती है। यदि हम पानी और वायु के लिए क्रांतिक कोण देखें तो ये 48.75 डिग्री का होता है, लगभग 49 डिग्री का मान के चलते हैं। तो यदि हम एक मछली ले जो पानी की सतह के नीचे है, माना कि ये पानी की सतह से h हाइट नीचे है, तो यहाँ पर जो किरणें वस्तु से सीधे सीधे आ रही है वो तो मछली की आंखों में पड़ेंगी, लेकिन जो किरणें 49 डिग्री के कोण पर आ रही हैं, मतलब मछली की आंखों में 49 डिग्री का कोण बना रही है, वो तो इस अंतरा पृष्ठ के समतल हो जाएंगी। मतलब अब 49 डिग्री के आगे की कोण की प्रकाश किरणें वापस परावर्तित होके इस पानी में ही आ जाती हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि मछली जो है तली की चीजों को भी दर्पण की तरह देख पाती है कुछ दूर तक, क्योंकि ये किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात मुड़कर मछली की आंखों में पहुंच रही हैं। ऊपर में ये कितने का देख पाएंगी? 49 + 49 मतलब कुल मिला के 98 डिग्री का शंकु जो है उसके क्षेत्रफल तक ये देख पाती हैं। अब ये कितने क्षेत्रफल तक देख पाएगी, इसके लिए हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। यानी कि ये जो रेखा है, सरल रेखा मछली की आंख से ओ बिंदु तक का, इस रेखा से इस ए बिंदु तक की दूरी हम निकाल लेते हैं, और इस त्रिज्या का हम एक सर्कल बनाएंगे, यानी कि जो शंकु का सर्कल होगा बेस, उतने क्षेत्रफल तक ये मछली देख सकेगी। अगर हम इस त्रिभुज को देखें AOB में, यहाँ पर 10 IC लें, 49 डिग्री यहाँ पर इस जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण है। तो यदि हम 10 IC लें, इसका मान होगा लंब बटे आधार। यहाँ लंब है R और आधार यानी कि मछली से इस सतह तक की दूरी ये है h, तो ये हो जाएगा R/h, जहाँ से R बराबर होगा h 10 IC। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। किंतु हम ये भी जानते हैं म्यू बराबर होता है 1/sin IC, या फिर लिख सकते हैं sin IC बराबर 1/μ। tan बराबर होता है sin/cos, तो tan IC बराबर हम लिख सकते हैं sin IC/cos IC। और cos को यदि हम sin के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं sin IC/√1 - sin² IC, क्योंकि हम जानते हैं cos² थीटा बराबर 1 - sin² होता है। अब sin IC का मान कितना है? 1/μ। तो यहाँ पर मान रख लेने पर हमें प्राप्त होगा 1/μ √1 - 1/μ²। अब नीचे डिनोमिनेटर से हम 1/μ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ रूट लगा है, तो 1/μ अगर कॉमन लेते हैं हम तो यहाँ बचेगा 1/μ √1 μ² - 1। ये 1/μ को यदि रूट के अंदर हम इंटू करते हैं तो ये स्क्वायर के साथ इंटू होगा, क्योंकि रूट से बाहर निकला मतलब स्क्वायर हटा है और ये रूट से बाहर निकला है, तो ये μ² कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। और वैसे ही दूसरे पोर्शन में यदि हम देखें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1/μ²। इसलिए जब कॉमन लिए हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 1/μ। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1/μ कैंसिल कर देते हैं, तो tan IC का मान होगा 1/√μ² - 1। इक्वेशन 1 को हम देखें तो R बराबर है h tan IC। अब tan IC का मान यहाँ पर लगा देते हैं, तो R बराबर होगा h 1/√μ² 1
r बराबर h अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर 1। इतने एरिया के वृत्त के अंदर वो देख सकती है, और एक वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम मछली का दृष्टि क्षेत्र निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो पाई आर के जगह लिखेंगे h अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और मछली का दृष्टि क्षेत्र बन जाएगा पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसल हो गया। तो इस प्रकार यदि मछली को पकड़ना हो तो इतने एरिया के वृत्त से बचकर, यानी कि छुपकर हमको मछली को पकड़ना है, तब मछली हमको नहीं देख पाएगी। यही कारण है कि जब मछली पकड़ने जाते हैं तो बहुत दूर हम बैठ जाते हैं और सिर्फ एक रस्सी या मछली के लिए कांटा डाल देते हैं, तब मछली हमको नहीं देख पाती और वो कांटे को आसानी से खाने आ जाती है। यदि हम झांकते हुए मछली को देखें तो बिल्कुल मछली हमारे हाथ में कभी भी नहीं आएगी।